नमस्कार। देश में पिछले दिनों जब कोरोना की मार पड़ी, तो जो कई क्षेत्रों पर भी काफ़ी मार पड़ी और एक क्षेत्र जो युवा जिससे बहुत प्रभावित होते हैं, सेना में जिनकी नौकरियों की बड़ी इच्छा होती है, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए। सेना में नौकरियों का दौर एकदम से थम गया और पिछले 2 साल से लगातार कोई भी नौकरी आगे नहीं जा पा रही है। यानी कि ना ही उनके लिए जगह निकल रही हैं और जो भी जगह निकली भी, उसमें आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। ख़ास तौर से जो ट्रेनिंग का काम है या मेडिकल फ़िटनेस को लेकर के वो है, वो भी नहीं हो पा रहा। और जो छात्रों और युवाओं जिनकी सेना में जाने का जज़्बा है, उनके सामने दिक्कत ये होती चली जा रही है कि उनको उनकी उम्र आगे खिसकती चली जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इससे पूरे देश के युवा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पंजाब तक, कश्मीर तक और सब लोग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं और इसको लेकर के उन्होंने पिछले दिनों आंदोलन भी चलाया, थोड़ी बहुत कोशिश भी की। वो ट्रेड यूनियन तो कार्यकर्ता है नहीं, वो लेबर तो है नहीं कि वो बेचारे लंबे समय तक आंदोलन चलाएँगे। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मेमोरेंडम दिए और लोगों से बात करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक को मिलने की कोशिश की। वो बात दूसरी कि वो सफल नहीं हो पाए, राजनाथ जी थे। और राजनाथ जी मुझे ताज्जुब हो रहा है कि राजनाथ जी क्यों नहीं सफल हो मतलब इस बात का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि खास तौर से उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत संवेदनशील रहे हैं युवाओं को लेकर के रक्षा क्षेत्र में जो लगातार कमी हो रही है नौकरियों की उसको लेकर के। और ऐसे में एक और दिक्कत आ रही है कि जो रिटायर जिनको होना है वो तो पद खाली होते जा रहे हैं और नीचे के बेसिक जो सैनिक हैं उनकी लगातार कमी होती जा रही है। इस ये बहुत संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल यश मोड़ साहब, जो पूरी मिलिट्री के जो जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते रहे हैं और उस पर उन्होंने काफी काम भी किया है। और हमारे साथ एक कोचिंग एक्सपर्ट जो मिलिट्री के लिए ही काम करते रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, बच्चों को आगे ट्रेनिंग देने के लिए काम करते रहे हैं, प्रतीक साहब। प्रतीक और यशमोर साहब का नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में बहुत-बहुत स्वागत थैंक है। यू। आप यशमोर साहब, क्या मामला है और क्यों नहीं ये गुत्थी सुलझ रही है? आपको आपको क्या लगता है? श्रीवास्तव जी, पहली बात तो नमस्कार, जय हिंद। ये दूसरी बार हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे और ये मसला जो है हमारे दिल के करीब इसलिए क्योंकि मैं खुद गांव से आया हूं और मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं और गांव से अभी भी मेरे रूट्स जुड़ी हुई हैं। जब भी हम गांव में जाते हैं तो चारों तरफ से बच्चे हमें घेर लेते हैं, कहते हैं साहब भर्ती क्यों नहीं हो रही, आप इतने बड़े अफसर हैं आर्मी के, आप पता कराएं। ये पिछले 2 साल से तो बिल्कुल ही बंद है। इनफैक्ट इसका पिछले 3 साल आप लगाओ, कोरोना का जो पहला लॉकडाउन था उससे पहले से अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई थी एक्स और वाई ग्रुप की रिटर्न एग्जाम की और मेडिकल की, उसके ऊपर जो है बिल्कुल रोक लगी है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं अगर कहूँ कि कम से कम 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि नौकरी से महरूम हो गए, नौकरी उड़ गई है, दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये बड़ी सीरियस इशू है डिफेंस फोर्सेस के लिए कि अगर आपने 3 साल नौजवानों को नहीं भर्ती किया, 3 साल, आप एक टर्म अगर एनडीए बंद कर देंगे ना या आईएम में बंद कर, एक टर्म सिर्फ 6 महीने, तो आर्मी की प्रमोशन पॉलिसी पे इफेक्ट पड़ता है। इतना गहर, इतना संवेदनशील, इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि ये जो मशीन है ना, ये वेल ऑयल्ड मशीन चलती रहनी चाहिए। पुराने लोग रिटायर होते रहे और वो अपना दूसरी इनिंग्स में आ जाएं और नए लोग जो है सिस्टम के अंदर आए, नौजवान टांगे अंदर आए, नौजवान हाथ अंदर आए। इतना पैशन इस देश में है नौकरी करने का। और अब जो है ना श्रीवास्तव जी, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। फौज में भर्ती होना, सिपाही भर्ती होना उतना ही मुश्किल है जितना फौज में अधिकारी बनना, अफसर बनना। ये मैं आपको बता दूं, आपके ऑडियंस को शायद ये नहीं इल्म होगा इस बात का, लेकिन तो ये हमें बड़ा और इसके पीछे कोरोना का मैं नहीं मानता कि कोविड को रीजन हो सकता है, क्योंकि कोविड में रैलियां हुई हैं दबा के, इलेक्शन पे इलेक्शन हुए हैं, कुंभ मेले हुए हैं और सब कुछ हुआ है, स्टेडियम हुए हैं, क्रिकेट मैचेस हुए हैं, सब कुछ हो रहा है इस देश में। आप सब तरह की ट्रेनिंग चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती चल रही है, लेकिन ऐसा क्या कारण है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें भर्ती क्यों नहीं हो रही है? इसका किसी के पास कोई कारण नहीं। और ये मुझे लगता है ये काफी सैड सिचुएशन है
नौजवानों के लिए देश के। मैं इतना ही कहूंगा इस पे। यश साहब, आपसे मैं इसलिए और जानना चाहता हूँ क्योंकि आप उसकी प्रक्रिया से बहुत शिद्दत से जुड़े रहे हैं और बच्चों को खुद भी आप आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे हैं। आप अपने स्तर पे निश्चित रूप से आपने कोशिश की होगी कि डिफेंस में, मिनिस्ट्री में पता लगाने की कि आखिर क्या वजह, कारण क्या है। क्या उसका एक कारण ये भी है कि जो नई रिकमेंडेशन हुई थी लोगों को हटाने बैठाने को लेकर के, जैसे पहले बहुत जमाने से एनिमल हस्बेंड्री का पूरा पूरा एक डिपार्टमेंट आपके यहाँ चला करता था, जिसकी शायद पहले जरूरत रही होगी, आजकल के हालात में तो जरूरत नहीं है, या उसी तरीके से रिहाइश पूरा करना था, मामला बदलाव लाना था। ये तो एक वजह बड़ी नहीं है, क्या वजह है? तो इस पे श्रीवास्तव साहब सही माने बताऊं तो जो फंक्शनल लेवल पे है उनसे बात कहते हैं, वो कहते हैं सर ऊपर पूछो हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर में बात करते हैं, कहते हैं एमओडी से पूछो। एमओडी में खैर मैं किसी को जानता ही ना, मैंने किसी से बात की है एमओडी लेवल पे, बट जो लोग वहां पे गए हैं वो कहते हैं आप सर्विस हेडक्वार्टर से पूछो। वो कहते हैं सीडीएस का जो ऑफिस है हेडक्वार्टर आईडीएस, उससे पूछो। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि एक प्रक्रिया शुरू की थी जनरल रावत साहब के टाइम पे कि पेंशन बिल कम किया जाए, पे एंड अलाउंसेस के ऊपर कुछ किया जाए, कुछ बचत हो, और जिससे कि कुछ पैसा बच जाए कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए हो। लेकिन उसमें कि आप भर्ती बिल्कुल बंद कर दोगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम पैरालाइज्ड हो गया है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। जो है ये फाइलों में ही कहीं ना कहीं ये बात बंद हो गई है। बट हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि नई जो प्रमोशन पॉलिसी कुछ लेके आना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, जैसे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स आते हैं कि आप 5 साल 10 साल 14 साल करिए, बिना पेंशन आप चले जाएं और अपना दूसरा कैरियर शुरू कर दें। ऐसा कुछ सुनने में है कि जवानों के लिए भी है कि पूरी पेंशन उसी को दी जाएगी जो पूरी सर्विस करेगा। पूरी 15 साल में अभी तक पेंशन मिल जाती थी जवानों को, 15 साल करके बहुत से जवान छोड़ देते हैं फौज, क्योंकि वो उनको रिजर्वेशन भी मिलती है स्टेट में जाने से, प्लस वो अपनी एजुकेशन कर लेते हैं, उनकी एस्पिरेशंस बढ़ जाती है। और फौज में प्रमोशन देखो, पिरामिड बहुत स्टीप है, हर एक कोई हवलदार नहीं बन सकता, नायब सूबेदार नहीं बन सकता, सूबेदार नहीं बन सकता, सूबेदार मेजर नहीं बन सकता। जैसे ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट आते हैं बट बहुत 50% भी कर्नल नहीं बनते हैं, और ब्रिगेडियर तो और मुश्किल है। तो इसलिए भी लोग सोचते हैं चलो 15 साल किया हमने, देश की सेवा करी, अभी भी हट्टे कट्टे हैं, फिट है, अपनी एजुकेशन भी बना ली, सिविल में जा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पेंशन के ऊपर जो इनकी नजर है कि उसको कैसे कम किया जाए, लेकिन कोई डिसीजन ना ले पाना, इसमें मैं बहुत बड़ी कमजोरी मानता हूँ सर्विस हेडक्वार्टर्स की भी और एमओडी की भी, कि 2-3 साल निकाल देने, खाली हमारे ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं बिल्कुल, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। तो कोई इतने करोड़ों रुपए का एक सेंटर के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में फैले हुए हैं, सो दे आर ऑल, मतलब ये फैसिलिटी सारी खाली पड़ी है, पता नहीं कब शुरू। और ये भी बता दूं, जिस दिन ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हाँ जी भर्ती शुरू करो, मिनिमम 6 महीने का पीरियड है, मिनिमम 6 महीने लगते हैं। आज अगर हम हाँ कहेंगे ना, तो आप सोचो मार्च के अप्रैल के पहले वो हफ्ते में है, तो ये जाके आपको रिजल्ट नजर आएगा सितंबर में, जाके भर्ती होने शुरू होंगे लोग। प्रतीक साथ में है, लेकिन आपसे ये सवाल से जुड़ा एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सैनिकों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो योजना तैयार हो रही है, ये इस पर भी एक सवाल बनता है कि साहब क्या सचमुच ये वाजिब होगा? क्या सेना के सैनिक जो हैं वो इसमें फिर उतना ही आकर्षक होंगे, उनके लिए आकर्षण होगा कि वो इसमें आए? और क्योंकि पेंशन क्या तो एक हमेशा से एक आकर्षण रहा है, और उनके भविष्य को लेकर के भी आप इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो मेरी इस पे मिली जुली टिप्पणी है। देखो मॉडर्नाइजेशन से मैं कभी इनकार नहीं करता हूँ, नई चीज सोचनी चाहिए। ये नहीं है कि जो भर्ती का सिस्टम चल रहा है 70, 75, 100 साल से वैसा ही होगा, उसमें चेंज की जरूरत मैं मानता हूँ। देखो बहुत सी कैटेगरीज में फौज रिक्रूट करती है, फौज को कुक भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए, हमें रिकवरी मैकेनिक भी चाहिए, हमें जो है रेडियो ऑपरेटर्स भी चाहिए। तो फौज में ना बहुत हजारों टाइप की ट्रेड है। बहुत सी जगह ऐसा है जहां पर कि हमें अगर टेम्पररी भी कोई मिल जाए तो कोई इश्यू नहीं है, बट जो फाइटिंग फोर्सेस है ना, जो फाइटिंग फोर्सेस हैं जिसमें आर्मर्ड कोर है, मैकेनाइज इन्फेंट्री है, हमारी इन्फेंट्री है, और जो सपोर्टिंग आर्म्स है जैसे एयर डिफेंस है,
इंजीनियस है। इसमें सिखाने में एक शख्स को उस लेवल पे लाने के लिए कि वो अपना काम बखूबी निभास के लड़ाई में 5-10 साल लग जाते हैं उस लेवल पे आने। तो कैसे संभव हो सकता है कि आप उसको 5-10 साल ट्रेन करें और उसके बोले जी अभी आपके टर्म्स ऑफ कंडीशन खत्म हो जाए, आप चले जाए? तो इसका नेशनल सिक्योरिटी पर भी असर पड़ेगा। और इस तरीके से अगर कोई ये पॉलिसी आएगी तो मुझे नहीं लगता ये कोई, हाँ कई जगह हो सकती है जहां सिर्फ स्टैटिक ड्यूटी देनी है, बहुत ही मतलब सिंपल काम है, वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। बट ओवरऑल जहां फाइटिंग इन्वॉल्व है वहां पर इस टाइप की चीज के साथ मुझे नहीं लगता कामयाब होगा ये सिस्टम, अगर आएगा भी तो। जी प्रतीक, आप क्योंकि इन ऐसे साथियों से लगातार जुड़े रहे हैं, उनको आप सेना में भर्ती कराने के लिए आगे रहे हैं, आखिर जब ये सिलसिला कोरोना का 1.5 साल बाद हुआ और उसके बाद आप लोगों ने अपनी कोशिश की, एक तो ये बताइए कि आपने अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश की और वो कहाँ सफल नहीं हो पाई, कहाँ गड़बड़ हुआ है, कहाँ तक बात आपकी पहुंची है, और कितना बड़ा नुकसान बच्चों के भविष्य में या बच्चों की आंखों में आप देख रहे हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं? देखिए सर, कोशिश करने में तो कसर छोड़ी ही नहीं मैंने। जैसे लास्ट टाइम नेवी का रिक्रूटमेंट हुआ था, उस समय मैंने खुद कोर्ट केस किया सर। आज 19 जुलाई उस कोर्ट केस की पूरी भर्ती कंप्लीट होगी, लेकिन हमारी न्यायालय में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि कोविड का फैक्टर था। कोविड आ गया, बाद में ऑनलाइन हियरिंग हुई, फिर वो केस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, उसके बाद जाके मिली। फिर भी न्यायालय का ने हमारा सम्मान रखते हुए कहा कि अगर दोबारा ऐसा होता तो आप हमें बताइएगा। सर दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी से संपर्क करने की उनके पीए को पूछे कितनी बार कॉल किया गया हमारी तरफ से, कितनी बार। मैं 2-3 बार तो खुद दिल्ली गया हूँ स्पेशली बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। आखिर कब तक ये चीज रोकेंगे सर? देखिए, ना तो रैली रुकी, ना इलेक्शन रुके मोर सर। श्रीवास्तव सर, मतलब ऐसी देश में कौन सी चीजें जो रुकी हो, आप मुझे बताइए। विदेश में लोग जा रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं सर, चुनाव रैलियां हो रही है, इलेक्शन हो जा रहे हैं, रैली में 80-80 हजार लोग लखनऊ में भी स्टेडियम में इकट्ठे हुए सर। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी अपनी इलेक्शन रैली कर रही है, समाजवादी अपनी। यूपी का इलेक्शन हम लोगों ने देखा सर, अन्य राज्यों का इलेक्शन हम लोगों ने देखा सर। आईआईटी जेई का एग्जाम कंडक्ट हो गया, नीट का एग्जाम कंडक्ट हो गया, कौन सा एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ सर इस कोविड के टाइम पे? हमको बार बार ये बोला गया। मैं खुद सीएसबी के सामने बच्चों के साथ गया था सर, मैंने वहां पर सेक्रेटरी साहब से बात की, ग्रुप कैप्टन अरोड़ा सर से मैंने कहा सर बताइए, तो बोले हमारे पास कुछ नहीं, आप ऊपर जाओ। ऊपर जाएं तो एमओडी की तरफ जाएं। अब एमओडी में तो सर कितना, मतलब वहां पर भी जो साथी कार्यरत थे, जिन बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर वहां भेज रखा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। बोला सर हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप सीडीएस ऑफिस में, जैसे सर ने बताया आईडीएस में, वहां पर आप संपर्क करें। तो लगभग हर तरीके से ट्वीट हमने करके देखे, हम वहां पर बकायदा बच्चों के साथ प्रदर्शन हम लोगों ने किया सर, सारे हम लोगों ने प्रयास वहां पर किए। अब फिर से 5 अप्रैल को छात्र एक तरीके से पूरे के पूरे वहां इकट्ठा होने वाले हैं जंतर मंतर के ऊपर कि आखिर ऐसी क्या समस्याएं हैं। मैं मोर साहब को भी इन्वाइट करूंगा और आप पंजाब केसरी को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ कि वहां पर आके देखिए बच्चों की व्यथा क्या है सर, बच्चों की समस्याएं क्या है। आज हम यूक्रेन वॉर को पूरा दिन दिखाते रहते हैं, रशिया को, इन नौजवान बच्चों की तरफ कौन कब ध्यान आकर्षित करेगा सर? आप मुझे खुद बताइए। जिन बच्चों का समय चला गया सर, फौज में सिपाही बनने के लिए एक सर्टेन एज होती है श्रीवास्तव सर, अगर वो ही एज चली गई तो फिर बाद में हमें रिलैक्सेशन कौन देगा? लास्ट टाइम से 2.5 साल से सर, 2.5 ईयर से सर की बात बिल्कुल से 1 लाख लोग नौकरी चले जाते सर, वो 1 लाख लोग अब नौकरी से बाहर हो चुके हैं। बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुए, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर दी गई, इलेक्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर दी गई, आखिर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कैसे करेंगे सर? और आप जानते हैं सिराज सर कि फौज में बच्चा किसान का ही बच्चा आता है या फिर ऐसे घर से आता है जो मिडिल क्लास होता है सर, जिसके पास और रिसोर्सेज नहीं है। आप देखिए वो बच्चा, जैसे हम शादी में 7 फेरे लेते हैं सर, वहां भागने वाले बच्चे 4 फेरे लेते हैं। मोर साहब को पता होगा 400 into 4, 400 गुना 4 में सर वो 4 फेरे भाग भाग के, वो 4 फेरे भाग भाग के बच्चों के पांव दुखने लग जाते हैं सर। और आप मुझे बताइए, जो बच्चे का गोल ही भारतीय सेना में जाना हो और उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए सर, 2.5 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, कितनी बुरी बीतती होगी उसके और उसके परिवार के ऊपर। माता पिता को कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। और जो उस बच्चे का मोटो है सर, अंदर से जो जो देश की सेवा डायरेक्टली रूप से करना चाहता है, उसके ऊपर सर कितनी मतलब बुरे दौर से गुजर रहा है। चाहे एयरफोर्स का रिजल्ट हो, इनरोलमेंट वाले बच्चों, अपकमिंग वैकेंसी का तो पता ही नहीं, पिछले वाले तो कम से कम पूरे करा लीजिए समय के ऊपर। जैसे सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ थिएटर कमांड के ऊपर, कई बार ये मुद्दा आया थिएटर कमांड, थिएटर कमांड। तो सर एक प्रॉपर चैनल में उसको हमें लेके जा सकते हैं।
कम से कम ये कह दीजिए कि 3 महीने तक ये नहीं होगा, 4 महीने तक नहीं, 2.5 साल हो गए सर। संसद में कितनी बार नेताओं ने, सांसद, हमने खुद सर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चौधरी धर्मवीर सिंह जी से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारा मुद्दा बड़ी ही प्रबलता से सर सदन में उठाया गया, परंतु हमें संतोषजनक आवाज नहीं मिला। हनुमान बेनीवाल जी से हम लोगों ने बात की सर, तमाम सांसदों से बात करके सर दिल्ली तक हम लोग गए हैं, और अब 5 तारीख को दोबारा छात्र सब वहां इकट्ठा हो रहे हैं सर। रेलवे वाले बच्चों की भी सुनवाई होगी सर। हम तो फौज में, डिसिप्लिन पहली चीज है सर। कभी भी आपने देखा होगा जो फौजी बच्चे होते हैं वो डिसिप्लिन कितना रहता है, वो भागने में, खाने पीने में, रहने में सर। यूनिफॉर्म पहनने के बाद तो डिसिप्लिन मतलब बिल्कुल ही लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। आखिर इन बच्चों ने सर गलत क्या किया? कब इनको वो, इनका जो उचित न्याय है वो इनको मिलेगा? 2.5 साल चले गए सर, एज चली गई सर, उन लोगों के लिए क्या है? आपको क्या लगता है कि कितने बच्चों पर ये 2.5 साल काम नहीं हुआ है? कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए, कितने बच्चे उससे निराश हुए, कितने बच्चों में मतलब आधा उनका टेस्ट हो गया, आधा बाकी है, इस तरह से कितने लोग रहे होंगे? और क्योंकि आप उनसे लगातार मिलते रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं? क्योंकि हम उन बच्चों को सामने वीडियो में और टीवी में नहीं ला सकते हैं, वो एक हमारे सामने दिक्कत है। और हम ये भी बात सही है कि ये फौजी बच्चे हैं, ये कोई ट्रेड यूनियन लीडर नहीं है, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करने वाले लोग नहीं है, ना हम इनसे उम्मीद करते हैं और ना ही ये ऐसा करते हैं। ये देश के लिए जान देने वाले बच्चे हैं, देश के लिए मर मिटने वाले बच्चे हैं। आपको इनकी आंखों में जो निराशा दिखती है वो किस तरीके से है, और कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं? सर निराशा तो पूछिए मत सर। देखो ये कोई भी, ना तो इनकी कोई पार्टी है, ना इनकी कोई जाति है सर, ना इनका कोई धर्म है सर। ये सिर्फ भारतीय हैं और सैनिक बनना चाहते हैं। कम से कम सर, ज्यादा नहीं तो 1.5 लाख बच्चे 2.5 साल में नौकरी लग जाते सर। हम मान के चलें कम से कम एक नौकरी लगने से 6 लोग यहाँ पर सर, उनका जो जीवन जीने का जो स्तर है वो बेहतर हो सकता है। तो लगभग 10 लाख लोग श्रीवास्तव सर उससे मतलब हट गए। मतलब वो जो उनको नौकरी मिलने वाली थी 1.5 लाख बच्चों को, वो नहीं मिल पाई सर। ऑफिसर कैडर पूरा एज इट इज सेम रखा है, एनडीए बैच रेगुलर, सीडीएस बैच, आईएम में सब कुछ रेगुलर। अच्छा, तो मतलब लेकिन वहां यहाँ ये रेगुलरिटी क्यों नहीं है सर? क्या कह रहे हैं आप? सर हर एक बैच रेगुलर किया गया। ऑफिसर कैडर की बात की है सर, सारे सब कुछ मतलब सिपाही कैडर को ही सर भुगतना पड़ रहा है, बाकी ऑफिसर कैडर बिल्कुल एज इट इज चल रहा है, कोई चेंज नहीं, कोई टाइम टेबल में बदलाव नहीं, हर चीज अप टू द मार्क है सर। जी, लेकिन सब यहाँ चीजें। पर 1.5 लाख बच्चे वंचित रह गए सर। अच्छा, जनरल मोर, ये बताइए आप साहब कि 1.5 लाख बच्चे भर्ती नहीं किए गए, लेकिन रिटायर होने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या तो वो वैसे ही रिटायर होते रहे होंगे, और उनके सामने भी एक अलग, क्योंकि वो जा रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके बच्चे जो आना चाहते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए एक अलग दिक्कत होती होगी। देखो, इसमें फौज में जो भर्ती होती है वो इस ऐसे कैलकुलेट होती है, जो वेस्टेज रेट कहते हैं। वेस्टेज रेट कहते हैं भी कितने हर साल तकरीबन लोग रिटायर होते हैं, और अलग अलग रैंक से रिटायर होते हैं। सिपाही से भी होते हैं, नायक से, हवलदार से, जेसीओ रैंक से भी, कई पूरी सर्विस करके होते हैं, कई बीच में होते हैं। तो रिटायरमेंट तो चल ही रही है, क्योंकि सरकार एक दिन भी नहीं रखती है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स रह जाते हैं एक्सटेंशन पे। फौजी कोई नहीं रहता है। आज तक मैंने नहीं देखा किसी फौजी को एक्सटेंशन दी हो, महीने की या 2 महीने की, साल 2 साल की। वो तो रिटायर हो ही रहे हैं। तो वो खाली होगी जगह, इतनी सारी लोग रिटायर हो गए, भर्ती नहीं हुए। एक और तबका होता है कुछ श्रीवास्तव साहब, जो मैं शुरू में अपने ओपनिंग कमेंट्स में कह रहा था, बहुत से लोग 15 साल 17 साल करके छोड़ना चाहते हैं, वो उनको रोका जा रहा है जबरदस्ती। तो वो ना खुश हैं, वो रहना नहीं चाहते हैं फौज में। उन्होंने कर ली जितने साल नौकरी करनी थी, उनके बच्चे छोटे हैं, किसी के माँ बाप बीमार हैं, किसी की वाइफ बीमार है, किसी को घर में इतनी जरूरत है कि वो अभी अपनी खेती संभालना चाहते हैं, काम संभालना चाहते हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं। तो एक तबका आपके पास है फौज में जो कि नाखुश है, अपने पूरा ऑप्टिमम उसमें नहीं काम कर सकता, क्योंकि वो जाना चाहता है छोड़ के। उसको आप जाने दे रहे हो, कह रहे हैं कि भी नहीं, हमने प्री मैच्योर डिस्चार्ज, पीएमआर बंद कर दिया, पीएमआर रिटायरमेंट बंद कर दिया। तो वो जा नहीं सकते हैं, और अंदर आने वाले आ नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो है अगले कुछ सालों में बहुत मुश्किल होने वाली है प्लानर्स को, जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, मैनेज कैसे करेंगे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है किसकी डिसीजन है, या पैरालिसिस हो गया, सिस्टम ही पैरालाइज्ड हो गया कि कोई फैसला नहीं कर रहा। बड़ी दुख की बात है, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट मैं ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू। और एक्चुअल में तो
परिवार जो जुड़े होंगे इस पूरे मसले में वो करोड़ से ऊपर होंगे, जिनके बच्चे, देखो एक भर्ती के लिए कम से कम 10-20 बच्चे ट्राई करते हैं, कम से कम रेशियो, प्रतीक को पता होगा। तो अगर हमारे 1 लाख 1.25 लाख नौकरियां नहीं गई हैं, तो आप सोचो कि 10-20 लाख लोग दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं उस 1 लाख नौकरियों के लिए, मे भी उससे भी ज्यादा होगा फिगर, प्लस उनके घर वाले। पिछली बार बताया था ना हमने, एक जवान भर्ती होने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपया जमा गरीब परिवार के हैं, ये मिडिल क्लास के नहीं है, ये गरीब से गरीब परिवार के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके पास आधा एकड़ भी जमीन नहीं है माँ बाप के पास, माँ बाप भी ऐसे गुजारा किया है, सोचते हैं चलो बच्चा भर्ती हो जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी। आप ना व्यथा समझ नहीं सकते, आप गांव में जाएंगे आप देखेंगे कि किन परिवारों के बच्चे फाइट मार रहे हैं ये भर्ती होने के लिए। जी, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप अंधेरे में हैं, आपको जानकारी नहीं है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से जब ये सोचा गया कि इस पर प्रोग्राम करना, बात करने की कोशिश की, तो वहां कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अब अगर मान लीजिए सरकार हम लोगों की बातचीत सुनने के बाद में कुछ करना चाहे और कुछ करने की सोचे भी, तो आपको क्या लगता है कि कैसे प्रोसेस शुरू होगा, कितने दिन में हालात सामान्य हो सकते हैं, और कहाँ क्या परिवर्तन की, जो अभी एक रिकमेंडेशन आई थी हमारे जो पहले आर्मी चीफ थे जिनका दुखद निधन हो गया, उनकी रिकमेंडेशन के बाद में, बिपिन रावत साहब की रिकमेंडेशन के बाद में, क्या वो उस रिकमेंडेशन को फाइनल रूप दिया जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या सरकार क्या, मतलब क्या लग रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहूँ इस बारे में। पता नहीं अब क्या लग रहा है। देखो उनकी अकस्मात मौत हो गई और उसके बाद देखो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, सरकार ने सीडीएस नहीं अपॉइंट किया। अभी सुनने में कि आर्मी चीफ रिटायर होंगे तो वो बनेंगे सीडीएस। तो एक लंबा गैप हो गया जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट हेड ऑफ स्टेट, पहला सीडीएस आपने अपॉइंट किया, वो है नहीं। अभी फौज में जो है ना लीडरशिप की बहुत जरूरत होती है डिसीजन लेने में, लीडरशिप का काम ही है डिसीजन लेना। तो एक बहुत बड़ा गैप हो गया है बिटवीन द मिनिस्ट्री, बिटवीन सर्विस हेडक्वार्टर्स एंड जो उनका ऑफिस था। तो अभी अगर जबकि राजनाथ सिंह जी ने 2-3 बार रैली में बच्चे उनके सामने खड़े हुए यूपी इलेक्शन में, 2-3 जगह उनको भाषण के बीच में रोका गया, उन्होंने बोला नहीं नारे लगाए थे कई बार, तो नारे लगाए कई जगह पे, उन्होंने बोला नहीं हम शुरू कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्लियामेंट में भी यही बयान दिया है कि कोविड की वजह से नहीं कर पाए, अभी शुरू करेंगे। बट कब करेंगे? जिस दिन फैसला होगा। 6 महीने चाहिए इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने में, और फिर कोर्ट केसेस हो जाएंगे, किसी की एज निकल गई, मेडिकल की, अगर 6 महीने में आप भर्ती नहीं हुए, कोई दुनिया की ताकत आपको भर्ती नहीं कर सकती, कोर्ट भी नहीं करता, को दोबारा मेडिकल कराना पड़ेगा। दोबारा मेडिकल, तो मेडिकल का जो हमारा यंत्र तंत्र है वो पहले ही स्ट्रेस में है, वो फिर मेडिकल में लग जाएंगे, पता नहीं फिर एज रिलैक्सेशन का इशू आएगा। बच्चे जिनकी जो सेलेक्ट हुए बैठे हैं, सिर्फ लेटर की वेट कर रहे हैं, उनकी उम्र निकल गई, लॉ के मुताबिक वो अनफिट हो गए अभी आज के दिन। तो ये मतलब बहुत संवेदनशील मामला है। आई विश सर्विस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री बैठे और एक आध दिन रैली बंद करें और जोर दें इस काम पे, और कोई अच्छी सी पॉलिसी लेके आए देश के सामने, और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बोले कि हाँ भाई भर्ती होगी और ऐसे ऐसे होगा, एज रिलैक्सेशन दे पहले तो, और मतलब इस तरीके से कुछ हमें लीवे देना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी अगर हमने इस सिस्टम को जारी करना है तो। प्रतीक, अंतिम सवाल आपसे कि ये आखिर आपको क्या लगता है कि अब क्या संभावना है और कैसे बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है? अगर नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, अगर नहीं भी होता है तो 5 तारीख को क्या करने की आपकी योजना है? देखिए सर, 5 तारीख को वहां पर हमारे कई साथी राजस्थान से पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं। जो मतलब जो बच्चे रह गए या जिनका एज इलेक्शन का मुद्दा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो लोग पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं। कई साथी हमारे एमपी से आ रहे हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं। सर तमाम राज्यों से क्या है, बच्चे 5 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठा होने के लिए निकल चुके हैं, और हमारी भी पूरी कोशिश होगी। और सबसे मेन बात अपने माता पिता को लेकर आ रहा है, क्योंकि 18 साल का बच्चा सर झंडा नहीं उठा सकता, आप जानते हैं। 18 साल का बच्चा किताब उठा सकता है, इसीलिए अपने माता पिता को वो साथ लेके आ रहा है सर, ताकि वो उन बातों को रख सके। और हमारी सिंपल सी 2-4 चीजें, जैसे सर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, ये प्रोसेस को अगर हम शुरू करेंगे ना, तब भी मोर सर वाली बात है, 6 महीने लग जाएंगे उसको सर। या तो सरकार एक गाइडलाइन जारी करे कि भाई उनको एज रिलैक्सेशन दे देंगे हम,
देखिए सर, जब पढ़ने वाले बच्चे सड़कों पे आएंगे तो फिर क्या बचेगा सर देश में, आप खुद मुझे बताइए। जो बच्चे पढ़ाई करने में लगे हैं वो बच्चे अगर सड़कों पे उतरेंगे तो भविष्य क्या, कि एक कुक भर्ती करने के लिए सर 100% नंबर चाहिए, बताओ। मतलब वो अच्छी सफाई, वो अच्छा पोछा मार सकता है, अगर उसको 100% नंबर है तो। विडंबना देखिए, आयरनिकल मूवमेंट है सर ये, मतलब देश का। आखिर हम इतने साल हमको आजाद हुए होंगे और आज भी हम किस डेकोरम को या किस माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं सर। 100% लेने वाला बच्चा अच्छा पोचा मार सकता है, वो अच्छी सब्जी बना सकता है, उसका कैलिबर सिर्फ इतना ही है सर। जो बच्चे सेलेक्ट होके बैठे हैं वो बच्चे करे क्या, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना वो पीछे हट पा रहे हैं। जैसे वही बात है, बीच में पेंडुलम की तरह इधर उधर जा रहे हैं सर, कभी इधर कभी उधर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। थिएटर कमांड इनको बनानी थी, या तो उसके लिए कोई रूपरेखा तैयार करके बताएं उसके बारे में, जैसे मोर सर ने बताया कोई उसमें प्रोग्राम ही नहीं उन्होंने सेटल किया, क्या प्लानिंग रहेगी। सीडीएस अपॉइंट नहीं कर पाया सर। 5 तारीख को बहुत ही शांति वार्ता के रूप में सर जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर अपने अपने सांसद जो भी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस एरिया से जो बच्चा आता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और सरकार के जो बहरे कान हो चुके हैं सर, उन तक हमारी बातें पहुंचाने की हम पूरा प्रयास करें कि इन बातों को सुने। और मैं मोर साहब को भी इनवाइट करना चाहता हूं वहां पे आके बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। और आप लोगों मीडिया साथियों से भी बहुत रिक्वेस्ट है सर, आप यूक्रेन वॉर रशिया को थोड़ा कम दिखा के बच्चों की जो बेरोजगारी है, जो फौज में जाना चाहते हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित कीजिए सर। अभी सेशन चल रहा है, आप सर श्रीवास्तव सर, आपका तो मतलब आप बहुत ही सीनियर लीडरशिप में आते हैं, पत्रकारिता में आते हैं सर। अपने माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके हमारी बात वहां तक पहुंचाइए सर। अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे सड़कों पर उतराए फिर देश का भविष्य क्या होगा, ये तो क्वेश्चन मार्क है सर। आप खुद ही डिसाइड करेंगे अब क्या रहेगा सर। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है इन सब चीजों को लेकर, इन हालात को लेकर के। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख के पहले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस पर निश्चित रूप से कोई फैसला लेंगे, मोदी सरकार इस पर कोई फैसला लेगी, ताकि सड़क पर आने की, ऐसे बच्चों के सड़क पे आने से बचा जा सके। बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने बच्चों की समस्याओं को सामने रखा और देश को एक जो परेशानी आशंकित है, जो नहीं होनी चाहिए, वो अगर हो रही है तो दिक्कत होगी। और आप लोग उसके लिए सजग हैं, आपको बहुत बधाई। और आप लोग इस अभियान से, मुझे लगता है कि 5 से पहले कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। और आप लोग लगे रहिए अपने काम में, और मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद।